नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरबाज सिंह जी, जो पंजाब सरकार के 1981 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं और पंजाब सरकार में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीसीसीएफ रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष करके एक वंचित समाज में पैदा होकर के कैसे वो आईएफएस ऑफिसर बने और उनको अपने जीवन में 35 साल की सर्विस के दौरान उनके कैसे खट्टे मीठे एहसास रहे, क्या उनको अपने जीवन में सीखने को मिला और क्या उन्होंने पे बैक टू द सोसाइटी की और क्या आगे भविष्य में पे बैक टू द सोसाइटी कर रहे हैं और करने की प्लानिंग है। गुरबाज सिंह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। तो दर्शकों को बताइए कि आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे। तो जेम्स भैया, मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे को एक मौका प्रदान किया कि समाज में चेतना उत्पन्न करने का, कि कैसे हमारे समाज के जो बच्चे हैं अगर वो परिश्रम करें तो कोई भी काम उनके लिए कठिन नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सन 1980 में जो एमएससी की, उसमें भौतिक अपना बॉटनी में एमएससी की और वनस्पति विज्ञान में एमएससी की डिग्री करने के बाद फिर मैंने प्रण किया कि क्यों ना मैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है तो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम है उसमें मैं अपना भाग्य आजमाऊं। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि अब मैं इन जो एग्ज़ाम है ऑल इंडिया सर्विस के, उसमें भाग लेना चाहता हूँ। आप बहुत लास्ट की कड़ी बता रहे हैं गुरबाज साहब, हम ये जानना चाहते हैं आपका परिवार का जो है आर्थिक स्थिति क्या थी, हालात क्या थे, इन परिस्थितियों में आपको आईएफएस बने। आप शुरुआत की दौर की बात बताइए। जैसे कि आप तो अभी 1981 में तो आप सेलेक्ट हो गए थे आईएफएस ऑफिसर, तो उससे पहले जो आपको संघर्ष करना पड़ा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। सर, ऐसा है कि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी जो भारतीय डाक और तार विभाग था उसमें पोस्ट मास्टर थे, तो उनकी जो आय थी वो भी काफी सीमित थी। हम 4 बहनें और मेरा एक छोटा भाई था, तो हमारी जो फैमिली थी उसको पालन पोषण करने में काफी आर्थिक कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता था। और मैं आपको बता दूं कि एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं जब उस समय प्री मेडिकल कहा करते थे, आजकल तो वो +2 हो गई है, उस समय मेरे को अगर कहें कि फिजिक्स की एक किताब थी तो वो लेने में भी इतनी दिक्कत परेशानी हुई क्योंकि वो 300 रुपए की थी उस समय। तो इसलिए मेरे पिताजी ने कहा कि भाई इतनी महंगी किताब तो अगर आप लाइब्रेरी से ले लो तो ठीक है। मैं 10 महीने वो किताब नहीं खरीद पाया। 10 महीने इंतजार किया आपको एक किताब को खरीदने के लिए। फिर मेरे पिताजी ने मेरे को पैसे दिए तो फिर मैं वो फिजिक्स की किताब खरीद पाया और फिर उसी से पढ़कर मैंने 2 महीने में एग्जाम दिया और पास किया वो। और इतनी आर्थिक तंगी परेशानी रही थी कि मैं उस समय संगरूर में मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी, तो मैं वहाँ पे अकाल डिग्री कॉलेज मस्तवाना, वहाँ से कोई 10 या 12 किलोमीटर होगा, वहाँ पे मैं हर रोज साइकिल से जाया करता था। और उस समय इतनी, कई बार सर्दियों में ठंड होती थी और गर्मियों में इतनी लू चलती थी, तो कई बार वो सड़क उस समय तो बहुत लिंक रोडों जैसी थी, वो वहाँ पे एक गाड़ी ही जा सकती थी। कई बार मैं सोचता हूँ कि भाई मैं कहूँ कि खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को कहीं ऐसे किसी हादसे का शिकार नहीं होना पड़ा। लेकिन जो भगवान है वो फूल है गुलाब के, वो कांटों में ही खिलाता है। गुरबाज साहब, एक और बात, आप ये बताइए कि आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देते हैं? इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता को ही जाता है कि उन्होंने इतनी आर्थिक तंगी होने के बावजूद भी मेरी पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और मेरे मन में हमेशा ये उत्साह रहता था कि मैं अपने पिताजी को
ये चीज ना दूं कि उन्होंने मेरे पे इन्वेस्टमेंट की और मैंने उनके एक एक पैसे का कोई सदुपयोग नहीं किया। तो मैं तकरीबन उस समय 18 से 20 घंटे मैं पढ़ाई किया करता था। और मेरे को याद है कई बार रात के 12-1 बज जाते तो मेरी माता जी बोलती थी, अरे सो जा, तू पागल हो जाएगा क्या पढ़ पढ़ के। जी तो मैंने कहा भाई ऐसा है, अगर किसी चीज को अचीव करना है तो उसके जो टारगेट है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। मैं जो भी चैप्टर शुरू कर लेता था उसको खत्म करने के बाद ही सांस लेता था। और मेरे को आपको ये बताते हुए हर्ष होता है कि 1980 में मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट की जॉब थी, उसके लिए एग्जाम दिया। उसमें मेरी सिलेक्शन हुई साइंटिस्ट ए की। जी और उसके अलावा फिर मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर्स ग्रेड ए है, उसका एग्जाम भी मैंने पास किया। जी और उसी वर्ष में मैंने जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का एरिया सेल्स मैनेजर का जो एग्जाम था, सारे पंजाब में 2 ही लोग सेलेक्ट हुए थे, एक मैं जी था, एक और व्यक्ति था। जी आपने अभी अपने उसमें वक्तव्य में बताया है कि आप अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं। जी तो क्या आपने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को नहीं पढ़ा था कि डॉक्टर अंबेडकर अगर आपको ये सब अधिकार नहीं देते, वंचित समाज के लोगों को आरक्षित सीटों पे या आरक्षण नहीं मिलता, तो आपके लिए कैसे संभव था? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को खुद पढ़ने नहीं देते थे, उनको क्लास में नहीं बैठने देते थे, और उनको आज जो भारत में जो बच्चे या जो भी शिक्षा ले रहे हैं इस देश में, वंचित समाज के जो लोग, वो आरक्षण की वजह से ले रहे हैं। और उनके लिए स्टाइपेंड की जो व्यवस्था की हुई है, बाबा साहब एक जो है साहू जी महाराज की वजह से वहां पर वो विदेशों में पढ़ने गए थे, उसका कर्ज उन्होंने उतारा। फिर उन्होंने हर बच्चे के लिए एक शिक्षा के जो द्वार खोले और उसके लिए एक छात्रवृत्ति योजना उन्होंने संवैधानिक तौर पे जो है लागू की। तो उसके बारे में आपका क्या कहना? उसमें मैं जेम्स भाई झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ये जो थे उनकी जो आय थी वो मेरे को कोई स्कॉलरशिप लेने नहीं देती थी जी आरक्षण का, क्योंकि वो आय ज्यादा होती थी। जी तो मैं कोई भी उसमें छात्रवृत्ति नहीं ले पाया। जी दूसरी बात यह है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे हमारे जो इतने बड़े नेता भी थे, मैं तो कहूंगा कि वो तो हमारे लिए एक देवता समान थे कि उन्होंने ही हमारे समाज को ऊपर उठाया। लेकिन मेरे को उस समय बाबा साहब के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैंने ना तो उनके बारे में इतना पढ़ा था, और जो मेरी शिक्षा भी कुछ ऐसे स्कूलों में हुई, तो जैसे हिंदू सभा हाई स्कूल होगी, प्रेम सभा हाई स्कूल होगी, जो ज्यादातर जो हिंदुओं के डोमिनेटेड स्कूल रहे, तो उस समय मैं बाबा साहब के बारे में इतना मेरे को ज्ञान नहीं था, अनुभव नहीं था, जानकारी नहीं। जी जी। और उसके अलावा भी मैंने जितने भी एग्जाम दिए उसमें भी मेरे को आरक्षण का जो ज्यादा बेनिफिट है वो नहीं मिल पाया है, क्योंकि मेरी जब सिलेक्शन हुई यूपीएससी में, वो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुई थी। मैंने उनसे ये कहा यूपीएससी के कि आप मेरे को बोलते हैं आपको तो रिजर्व कैटेगरी आपने लिखी हुई है, तो आपको रिजर्व कैटेगरी में ही सिलेक्शन मिलेगी। तो मैंने कहा भाई हमारा एक जो बंदा है कोई सिलेक्ट हो जाएगा, जब हमारा उद्देश्य यही है रिजर्वेशन का कि हमें एट पार लेकर आना है, अगर हम आ गए हैं तो हम एट पार हमारे को कंसीडर करो। एक हमारा भाई जो वंचित है तो वो मेरी जगह यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है, चीजें मानी नहीं गई। चलिए अब तो वो चीजें बदल गई हैं काफी, और हालात ये हैं कि अब आरक्षण को तो किसी न किसी बहाने से खत्म किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम आपको बता दें, अगर हमें पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं होता, वो आरक्षण या प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं होती, तो फिर हम इस लेवल पर नहीं पहुंचते। जी, तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो 35 साल का जो सर्विस काल था, आपने जो सर्विस की है और पंजाब कैडर आपको मिला, आपका होम कैडर मिला आपके स्टेट में, तो आपको किसी भेदभाव का या जातिगत भेदभाव का या कोई
किस तरह की कोई कैसे अनुभव, कैसे देखते हैं आप इसको 35 साल के सर्विस में, कैसा आप महसूस करते हैं, थोड़ा बताएंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि मेरी एक्चुअली जातिगत भेदभाव शुरू हुई तब हुआ जब मैं सर्विस में आया। अच्छा। उससे पहले तो मेरे को कोई इतना ज्यादा ज्ञान ही नहीं था कि जाति के तौर पे इतना भेदभाव किया जाता है, क्योंकि हमारे स्कूल जिसमें मैं पढ़ा था उसमें ऐसी कोई मेरे को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा जी। और जब मैं सर्विस में आया तो मैंने ये देखा जी। कि सबसे पहले जो हमारी स्वर्ण जातियां हैं या हमारे मनोवादी लोग हैं वो हमारे को मार्क कर लेते हैं। जी। जैसे कोई फुटबॉल टीम है, हॉकी टीम है, जी। तो जो अच्छे सेंटर फॉरवर्ड हैं और उनको वो लोग मार्क करके रखते हैं कि इनके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेष ध्यान रखना, तो हमारी मार्किंग हो जाती है। मार्किंग हो जाती है, मतलब देश की आप सबसे बड़ी जो सर्विस है उससे आप सेलेक्ट होके आते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ भेदभाव शुरू वहीं से होता है। शुरू से वहीं से हुआ। हाँ, क्योंकि इस समय ये बात है कि मैं कुछ इंसिडेंसेस हैं ब्रीफ में ही बताऊंगा आपको कि जब मैं यूपीएससी में सेलेक्ट होके आया था तो मेरे को याद है कि एक बाबा थे भगवे रंग के कपड़े डाले हुए, तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में हमारी फाउंडेशन कोर्स चल रही थी। उसमें वो बोल रहे थे कि देखिए आरक्षण से जो जितना कूड़ा करकट है वो आ जाता है और जो कम अंक लेकर आते हैं उनकी भी सिलेक्शन हो जाती है, तो हमारे जो उच्च श्रेणियों के जो लोग हैं जो उनको वंचित हो जाते हैं, वो उनको सेवा का मौका नहीं मिलता है। जी। तो मिस्टर पीएस अप्पू वहाँ पे नेशनल एकेडमी के डायरेक्टर थे, तो मैं शुरू से ही निर्भीक हूँ, निर्भय हूँ, तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। जी। तो वहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हॉल में तो मैंने कहा कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, भगवे कपड़े डाल के झूठ बोल रहा है। तो मेरे को वहां पे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि यू डू नॉट बिहेव लाइक दैट, ही इज अवर, जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे आए हुए हैं तो इनको उचित जो सम्मान देना है वो हमारा कर्तव्य बनता है। जी। तो मैंने कहा सम्मान देना तो कर्तव्य बनता है, लेकिन झूठ बोलना भी इनके ऊपर आयद होता है कि ये एक भगवे कपड़े डाल के झूठ ना बोले। तो बोलते आपके पास क्या प्रमाण है? जी। मैंने कहा जी मैंने सारी जिंदगी ना कोई मैंने कभी कोई क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप ली है ना कुछ लिया है, और मेरी सिलेक्शन भी जो यूपीएससी में जो सही हुई है कि मैं वो भी मैंने कैटेगरी में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप झूठ ये बोल रहे हो कि मेरे जो जनरल कैटेगरी के जो कम से कम भी 25 लोग हैं वो केवल मात्र बीएससी पास हैं और मैं एमएससी फर्स्ट क्लास हूँ। अब मेरे को ये बताएं महात्मा जी कि हम कम पढ़े लिखे हुए हैं जी, और आपके जो सेकंड क्लास बीएससी पास हैं उनकी भी सिलेक्शन हुई है, वहां तो आप ह्यू एंड क्राई नहीं मचाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम हर विषय में आपसे कंपीट प्रॉपर कर रहे हैं, हाउ कैन यू से कि ये जो कम अंकों वाले लोग हैं ये हमारे वाले लोग हैं ये जो पूरा कर, तो मैंने कहा कम से कम आई रिक्वेस्ट यू कि इस टाइप की नॉनसेंस टॉक डोंट डू इट इन पब्लिक, दिस इज अगेंस्ट द ट्रुथ। तो मेरे को अभी भी याद है कि ये बातें मैंने बोल तो दी, लेकिन उनके ये आप कौन से सन की बात बता रहे हैं? सन 1983। सन 1983। यस। जो एकेडमी है फॉरेस्ट की एकेडमी, फॉरेस्ट नहीं है, आईएएस की एकेडमी, आईएएस की एकेडमी देहरादून, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। ये 1983 की बात, 83 की बात है जी। जो आपका सर्विस का पीरियड रहा, पंजाब सरकार में रहे 35 साल, आपके ऊपर कोई जातिगत शासन प्रशासन का कोई दबाव रहा कभी किसी तरह का? या आप जैसे कह रहे थे कि मार्किंग कर लेते हैं, तो किस तरह से मार्किंग कर लेते हैं? कौन सी कोई एजेंसियां पीछे लगा देती हैं? नहीं, एजेंसियां की गुप्त रिपोर्ट है वो उनके पास जाती रहती है जी, कि ये बंदा फलानी मीटिंग में बैठा था, इसने ये अपने वक्तव्य दिए, सरकार के प्रो हैं अगेंस्ट है, वो उनकी रिपोर्टिंग चलती रहती है जी। तो उस समय मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो रिपोर्टिंग है, कई बार लोग हमारे को प्रश्न कर देते हैं
आप इतनी बड़े ओहदों पर बैठे हो, आपने क्या समाज के लिए किया। जी नहीं, समाज के लिए अगर आपको बांध के ही रख दिया जाएगा, जी हथकड़ी लगा के रख दी जाएगी और आपको वही बोलने दिया जाएगा जो सरकार का मैंडेट है, तो आप क्या कर लोगे। जी जो कुछ भी हमने किया, फिर भी हमने अपने तरफ से जितना हो सकता था किया। तो मैंने रिक्रूटमेंट में भी अपने समाज के लोगों को 10 पोस्टों में 8 पोस्टों पे मैंने उनको सिलेक्ट किया। जी तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने साइन किए, जी। मैं चेयरमैन था उसका कमेटी का, जी तो मैंने कहा मैं नहीं साइन करूंगा, अगर मेरी सिलेक्शन है तो यही रहेगी। जी तो इसी तरह से मेरे हायर अप्स थे, जो कंजर्वेटर फॉरेन मिनिस्टर है, ऐसे डोगरा, मैं नाम लेने से हिचकिचाऊंगा नहीं, उसने मेरी 1987 की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लिखा जी ही इज प्रो SC ऑफिसर। जी तो कितनी बड़ी बात है जी कि मैंने अपनी सर्विस में जो कमाई की है जी वो ब्लैक एंड व्हाइट में जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने लिख के दी। जी मैंने उसका जवाब दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन पढ़ लो, उसमें जी। लिखा हुआ है एवरी ऑफिसर हैज टू बी कंसिडरेट एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड द एससीज। तो मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड द मैंडेट ऑफ माय समाज एज वेल एज माय पीपल ऑफ द कंट्री। जी तो आप लोग इसके उल्ट बात करते हैं, देन आई विल बी कंपेल्ड टू रिपोर्ट दिस जी। मैटर टू द UPSC जी अबाउट योर कंडक्ट। आप लोगों की जो पोस्टिंग होती थी, आप IFS ऑफिसर डायरेक्ट लगे थे, जी तो आपको जैसे पोस्टिंग मिली थी, आपको कंजर्वेटर भी लगाया होगा, DFO भी कहीं लगे होंगे आप, जी जी फिर बाद में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी बने। जी। तो इसके दौरान आपकी जो पोस्टिंग रही जहां जहां पर, जी। वो किस आधार पे, वो उसमें भी कोई भेदभाव रहता था Yes, yes. या दबाव रहता था? पूर्ण भेदभाव, जी आंशिक नहीं। जी तो पूर्ण भेदभाव कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि सबसे पहले तो हमारे को वहां पे पोस्टिंग दी जाती थी जहाँ पे काम ना हो, जी अनइम्पोर्टेंट पोस्टिंग है, जी वहां पे साइड लाइन पे आपको लगाया जाता है, खुड्डा लाइन कहते हैं। खुड्डे लाइन जिसको बोलते हैं। और उससे भी गंभीर और बड़ी बात जो ये है जी कि वहां पे पार्शियलिटी ये होती है कि एक तो आपको खुड्डे लाइन लगा दिया, जी काम नहीं दे रहे हैं कि आप पैसा ना कमा लो, कुछ ना कर लो, और उसके बावजूद आपकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो भी वो स्पॉइल भी खराब करेंगे, ACR भी खराब करेंगे आपका तो सर्विस मैंने रिपोर्ट। उनसे ये कहा कि आपके पास क्या राइट है कि आप किसी को काम ही नहीं दे रहे हो, जी तो उसकी काम की आप जो परीक्षण है वो क्या करोगे। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तो उसके काम की परीक्षण करने के बाद ही लिखोगे, बिल्कुल। जब काम ही नहीं है तो कैसे उसको आप अच्छा या बुरा उसमें लिखोगे। जी तो ये मैंने जो रिप्लाई है इसमें हमारी जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी मैंने दी थी। जी और सबसे बड़ा भेदभाव ये था कि जब मैं भारतीय पंजाब फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जब उसमें मैं MD लगा, जी अपने पॉलिटिकल जोर पे लगा था मैं, जी उस समय जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, मेरे से सीनियर भी थे, उनको मैंने प्रमोशन नहीं होने दी। जैसे हमारे साथ भेदभाव करते तो हमने उस समय 2005 से लेके 2008 तक उनको ठोक के रखा था। तो उस समय मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रहा और मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए मैंने बहुत सारे हमारे जो लोगों के ऊपर जाली केस बनाए हुए थे वो मैंने सारे के सारे उनके खारिज किए। किसी पे विजिलेंस के केस बने हुए थे, 10-10, 15-15 साल से उनकी प्रमोशन नहीं हुई थी, वो मैंने करवाई। तो मैंने उस समय का पूर्ण सदुपयोग किया कि जब मेरे पास पावर थी तो मैंने बहुत उसका पूरा लाभ उठाया। लेकिन फिर इनको इस चीज का आभास हो गया कि भैया ये एक गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसको अगर लगाओगे ये हमारी ऐसी तैसी करेगा मनुवादियों की, तो इसको जितना दूर रख सको आप उसको उतना दूर रखो। गुरबाज साहब जी देखिए, शासन प्रशासन पे इनका हमेशा से कब्जा रहा है और रहेगा, ठीक है। पक्षपाती लोग हैं, भेदभाव को प्रमोट करने वाले लोग। जी जी तो आपको लगता नहीं कहीं हमारे जो अधिकारी, आप जैसे जिस पोजीशन पे आप रहे, और भी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसरशाह हैं, तो उनको या कर्मचारी हैं या कोई और अधिकारी हैं, किसी भी सतह पर है, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा है कि उनको तो कर्मचारी अधिकारियों को अपने सर्विस का जो पीरियड है
उसमें अपना सर्विस रिकॉर्ड सही रखने की ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, मुझे तो लगता है। अपना अस्तित्व कायम रखने की अस्तित्व लड़ाई तो है। छोड़िए, सिर्फ अपनी सर्विस सही तरह से पूरी हो जाए और एक पेंशन के उस पे पोजीशन पर पहुंच जाए। मतलब मुझे लगता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी मैं ब्यूरोक्रेट से बात होती रहती है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इसी बात पे ही वो सारी सर्विस निकाल देते हैं कि भाई आपका सर्विस रिकॉर्ड ना खराब कर दें, क्योंकि कोई पोस्टिंग देते नहीं है, सारी जिंदगी खुड्डा लाइन रखते हैं। किसी केसेस में FIR लॉज हो जाती है या झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, चार्जशीट हो जाती है, उन्हीं को डिसाइड करने में और अपनी सर्विस को, लेंथ ऑफ सर्विस है उसी को सही करने में मुझे लगता है कि ज्यादा एनर्जी और ताकत उसी में लग जाती है। मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ आपको, जो मेरे साथ हुआ है जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा जो सर्विस रिकॉर्ड था वो सन 2005 तक जी अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड है, जिसपे कोई दाग नहीं था जी। उसके बाद हमारे एक बड़े ही नीच किस्म के IAS अफसर आए जी। उनका नाम था, मैं नाम लेने से भी घबराता नहीं, जी जी। मिस्टर RC नैयर। RC नैयर, हाँ, कहाँ के थे वो उसको तो उसके काडर में लोग रूढ़ीचंद नैयर बोलते थे वो, जी, क्योंकि वो हरामी किस्म का आदमी था जी। तो उसने मेरे खिलाफ 3 चार्जशीटें की। जी। अब आप बोल रहे थे ना कि जी क्या करते हैं, जी जी। तो वही मैंने वही आपको, उसने कहा कि ये MD लगा कैसे, अगर लग गया है तो अब हम इसको हटाएंगे। जी। उसमें मंत्री ने भी उसका साथ दिया। जी। वो अलग बात है कि मंत्री बाद में मेरा मित्र बन गया था वो, जी। फिक्शन से उठा वो जी। तो, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि चार्जशीट देखो किस किस चीज पे करते हैं। जी। एक हमारे लुधियाना का डिपो था, उसमें 12,080 रुपए की लकड़ी कम पाई गई। जी। 12,080 रुपए की लकड़ी कम पाई गई। जी। तो मैंने उससे पूछा, रूढ़ीचंद नैयर से, कि मेरे को ये बता, एक डिपो है लकड़ी का, उसकी रखवाली के लिए डिपो गार्ड रहता है जी। उसकी ड्यूटी है कि वो इसकी अपना स्टॉक पूरा रखे जी। और उस पे सुपरविजन की ड्यूटी है, वो फील्ड सुपरवाइजर की होती है। उसके बाद में उसके ऊपर प्रोजेक्ट ऑफिसर लगा होता है और उसके बाद में फिर उसके डिविजनल मैनेजर लगा होता है जी। और उसके बाद में एक जनरल मैनेजर लगा होता है जी। और मैं तो एंड में आता हूँ। आप तो उस डिपार्टमेंट के बॉस थे। तो मैंने कहा मेरे को ये बता, अगर यहाँ पे 500 डिपो लगे हैं तो 500 MD रिक्रूट करेगा तू जी, हर एक डिपो के लिए जी। उसके लिए आपको चार्जशीट कर दिया, मेरे को चार्जशीट कर, मतलब डिपो होल्डर से जो है स्टॉक कम हुआ 12,000 समथिंग का और चार्जशीट हुए गुरबाज साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो फिर मैंने उससे ये कहा कि तुम्हारे को भी यही चार्जशीट होनी चाहिए। बोलता मेरे को क्यों? मैंने कहा तेरे पास इस समय इस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का पद है जी, तो MD की जो कामकाज की सुपरविजन है वो तो तू करता है। इट मींस यू हैव फेल्ड इन योर ड्यूटी जी। व्हाई दिस चार्जशीट शुड नॉट बी इशूड टू यू आल्सो जी, एंड द मैटर शुड बी रिपोर्टेड टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कि आपको भी चार्जशीट की जाए जी। मेरे को बोलता है ये कोई जवाब थोड़ी है आप, लेकिन मैंने कहा जवाब तो यही है जी। अब सुई लगी ना डांगरों वाली जी है। तो गुरबाज साहब अभी मुझे ये बताइए कि आपने सर्विस के अनुभव के बारे में बताया, सर्विस रिकॉर्ड के बारे में बताया, जितना खुल के आपने बातें रखी है, शायद ही कोई अफसर इस तरह से बातें रखते हैं। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको अपने जीवन में संघर्ष करने के लिए, जैसे अभी आप बता रहे थे, आपको फिजिक्स की एक किताब लेने के लिए 300 रुपए की वो किताब आनी थी, उसके लिए आपको 10 महीने वेट करना पड़ा। ठीक है, 10 महीने तक आप उसका इंतजार करते रहे, वो किताब कैसे मिली। और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के बारे में भी आपने जाना बाद में। तो अब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को आगे पहुंचाने के लिए और जो हमारे वंचित समाज के जो लोग हैं, बच्चे जो आज भी हैं, जो बेचारे आज के टाइम में भी, आप ये 1980 की बात बता रहे हैं, शायद 300 रुपए की किताब की बात कर रहे हैं, है ना? तो या उससे पहले की बात नहीं, ये 1976 की बात कर रहे हो आप। तो क्या आज जो वंचित समाज के जो बच्चे हैं, बुक्स लेने में मतलब वंचित हैं, किताबें खरीदने में जो है ना असहाय हैं, या
उनकी विचारधारा पे बैक टू द सोसाइटी है जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के अनुसार, तो उस पे क्या थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे कि क्या उसमें अभी क्या कर रहे हैं आप, क्या योगदान दे रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो मसीहा हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनके बारे में मेरे को अपनी लेटर स्टेज में पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला जी। और उनको पढ़ने के बाद मैं ये महसूस करता हूँ कि ऐसा मसीहा शायद दुनिया में पता नहीं दोबारा पैदा हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जो किया मैं तो इमेजिन करके ही बड़ा प्रभावित होता हूँ कि उस समय, जिस समय अनटचेबिलिटी वाज एट द पीक, उस समय बाबा साहब ने जो सत्याग्रह किया, पानी पी के उनको वहां बताया कि ये तुम्हारे अधिकार हैं, ये तुम्हारे को लेने चाहिए, लड़के लेने चाहिए, ना कि तुम एक कॉवर्ड की तरह पीछे बैठ जाओ। नहीं, बस उनकी विचारधारा पे आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं एक्शन प्लान की बात ये कर रहा हूँ सर कि बाबा साहब ने जो शिक्षाएं हमारे को दी हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की चेष्टा कर रहे हैं जी। कि जो वंचित समाज है उसकी जो सबसे जो कमजोर कड़ी है उसको हम कैसे ऊपर उठाएं। तो मैंने अपने जो अनुभव है 35 वर्ष का ब्यूरोक्रेसी का है और बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, आइडियोलॉजी है, उसमें मैंने ये पाया है कि सबसे पहले हमारे समाज का उत्थान क्यों नहीं हुआ है, इस पे विश्लेषण करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे समाज के लोग हैं जो उनके पास इतना फाइनेंशियल क्या बोलते हैं रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहन लें। आर्थिक हालात सही नहीं है। जी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इतनी बुरी है, सामाजिक न्याय सब कुछ अभी तक अधूरा है। तो कम से कम उनको समाज में नीची निगाह से इसलिए देखा जाता है। जो मैं गांव में पंजाब के सब जगह में जाता रहा हूँ, अपने टूर करता रहा हूँ, हमारे समाज के लोग बेचारे इतनी इनह्यूमन कंडीशंस में गांव में रहते हैं। साथ में नाली जो है वो जा रही है, इधर वो रोटी बना रहे हैं जी। और कई जगह तो आज भी वही हालात है। और जो शासकों ने अभी कुछ खास किया नहीं, कुछ संविधान पे कोई काम नहीं किया। अभी तो देखो ये लोग रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए उतारू हो गए हैं कि इसको खत्म कर दो। आप इमेजिन करो अगर बाबा साहब ये टूल हमें ना देते जी, तो जो इतने अभी बन के आ चुके हैं, सर्विसेज में आ चुके हैं, शायद ये भी ना आते। जी। तो ये थे हमारे साथ गुरबाज सिंह जी, पंजाब कैडर के 1981 बैच के IAFS ऑफिसर और पंजाब में PCCF रहे हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और इन्होंने बताया कि इनको सर्विस के दौरान किस तरह से संघर्ष करना पड़ा और आप इस बात से समझ सकते हैं इनके जीवन का जो इन्होंने एहसास बताया, जिंदगी का जो संघर्ष के बारे में बताया कि हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर संविधान नहीं होता तो उनकी क्या दशा होती। संविधान के होते हुए सिर्फ कर्मचारी अधिकारियों को पूरा जीवन इसी बात पर लगाना पड़ता है कि उनको अपना सर्विस रिकॉर्ड सही रखने के लिए उनकी ACR खराब ना हो और उनका सर्विस रिकॉर्ड सही हो और वो सही तरह से अपना नौकरी करके पेंशन तक पहुंच जाएं। इसी जद्दोजहद पर कर्मचारी अधिकारी रहते हैं और बहुत सारे कर्मचारी अधिकारियों को इस बात का भी खामियाजा भुगतना पड़ता है कि वो समाज की विचारधारा, जो हमारे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, पे बैक टू द सोसाइटी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। नमस्कार साथियों, ऐसे ही प्रोग्राम हम आपको दिखाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।